हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो वेटलेसनेस और डिफरेंट पाथ जो प्रोजेक्टाइल के हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जो बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो हम पहले पाथ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की जब स्टडी की थी, उसमें आपने देखा था कि अगर कम हाइट से किसी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट कर दें, अगर अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं तब पैराबोलिक पाथ था। अगर हम किसी हाइट से वेलोसिटी जीरो है और उसे ड्रॉप कर दें तो पाथ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक, अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से, जैसे इस हाइट पर हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दें किसी बॉडी को कम हाइट से, तो वो भी पाथ आपका पैराबोलिक होता है। कुल मिला के प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पार्टिकल को वेलोसिटी कम देते हैं और हाइट भी कम होती है अगर हम हाइट से प्रोजेक्ट करें। उसमें अर्थ से भी प्रोजेक्शन था, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्शन था और पार्टिकल का ड्रॉप भी था। इन सभी केसेस में वहाँ पर पाथ या तो स्ट्रेट लाइन है और या पैराबोलिक पाथ है। यहाँ पर हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं या किसी हैवी बॉडी को, तो उसे पर्टिकुलर हाइट पर ले जाकर और तब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हम किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो उसका पाथ क्या होगा, इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आप वहाँ पर जो है वो हेडिंग डाल दें, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड at a height with different initial velocity, with different initial velocity। और वहाँ पर दो लाइन पहले नोट कर दें, फिर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, टू प्लेस ए सैटेलाइट इन ए गिवन ऑर्बिट, टू प्लेस ए सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। टू प्लेस ए सैटेलाइट इन ए गिवन ऑर्बिट, इट मस्ट be raised to a desired height. It must be raised to the desired height and given necessary speed in the correct direction. For this, multi-stage rockets are used. Multi-stage rockets are used। तो हम इस केस में जो आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पर, जैसे ये P से Q डायरेक्शन में, इस हाइट पर, ये हाइट लार्ज डिस्टेंस है, अर्थ की रेडियस R है सेंटर से। ठीक, यहाँ से हम हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला केस है अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, ऐसे केस में नेचुरल है कि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो ये वापस ग्रेविटी में आ जाएगा और इसमें जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर नोट कर दें, पाथ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब ये हाइट ज़्यादा है, हम किसी सैटेलाइट को जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट ए हाइट है। ठीक है, अब आप सेकंड केस पर आए कि अगर जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है। ठीक, यानी कि जीरो लेस देन v लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमने vo लिखा यहाँ पर है। ठीक, जीरो लेस देन v लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो जीरो से अगर बहुत कम रखेंगे तब तो वो हमने दे दिया कि फिर वो पाथ जो है कम हाइट से है तो पैराबोलिक जाएगा। अगर वेलोसिटी जो है वो जीरो से v नॉट के बीच में है, ठीक, तो सेकंड केस में नोट करें, इस केस में जो पाथ होगा इसका पार्टिकल का वो एलिप्स होगा और विद सेंटर वो जो है ऑफ द अर्थ एज ए फोकस होगा। पाथ एलिप्स होगा विद सेंटर वो एज ए फोकस, सेंटर अर्थ का है एज ए फोकस। ठीक है,
तो लेकिन इस केस में ये ध्यान रखना कि जो पार्टिकल का जो ये है, अगर ये इलिप्स तो होगा, लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा कम होगी, अगर काफ़ी ऑर्बिटल स्पीड से, तो फिर ये अर्थ को स्ट्राइक कर जाएगा। ऐसे केस में जैसे ये अर्थ होगा तो फोकस पर, जैसे ये आया आपका पार्टिकल और ये ऐसे करके इलिप्स में मूव कर रहा है, अगर स्पीड कम होगी तो फिर यहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है ना, ये h हाइट से प्रोजेक्ट किया है, ये सेकंड केस में। ठीक, तीसरे केस में हम लेते हैं स्पीड की ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो। सेकंड केस में नोट कर देना, पाथ इज एन एलिप्स है विद सेंटर ऑफ द अर्थ एज ए फोकस। ठीक है, अब हमारा थर्ड केस में जो आएगा वो वेलोसिटी v ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। इसको आपको मालूम है, ये 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर आप इतनी वेलोसिटी से इसको देते हैं, ठीक, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो पाथ सर्किल होगा और उसका सेंटर O होगा, यानी अर्थ का सेंटर होगा। यहाँ पर नोट कर दें, पाथ सर्कुलर विद, ये डायग्राम इससे रिलेटेड है सेकंड से, पाथ सर्कुलर विद सेंटर O। ठीक है, इसको सेंटर लेके, यानी ये सर्किल में मूव करेगा, पाथ सर्कुलर होगा और इसकी स्पीड भी आपको मालूम है कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी से कम और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड देंगे। इसका मतलब है कि जो आपकी वेलोसिटी v है वो v नॉट लेस देन, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और एस्केप वेलोसिटी से कम है। एस्केप में तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो एस्केप आउट कर जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में जो है आपका पाथ जो है फिर से एलिप्स होगा और फोकस उसका वही अर्थ का सेंटर होगा। तो यहाँ पर नोट करते हैं, पाथ एलिप्स। एज अर्थ, एज ओ लिख दो, ओ एज ए फोकस। जो अर्थ का सेंटर है वो फोकस का काम करेगा। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर जो है इस केस में अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो, तो आपको मालूम है कि जब एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होता है तो बॉडी एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। इसमें आप नोट कर दें, बॉडी escapes from the gravitational pull, body escapes from the gravitational pull of the earth and path is a parabola। इस केस में जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। और देखिए, ये जितने भी केस हैं जिनमें की बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मूव कर रही है, उसमें ये टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये सिस्टम से बाउंड है। ठीक है ना, इसमें भी मूव हो रहा है, जब इलिप्टिकल पाथ में है तब भी मूव कर रहा है, ये सभी में जो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो गई तो फिर एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। जैसे ये केस हो गया एस्केप वेलोसिटी से, इसमें पाथ जो है वो पैराबोला होता है। ये सभी पाथ ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मैचिंग में उसमें आ सकते हैं। ठीक, और लास्ट केस लिखें कि जब वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, v ग्रेटर देन ve। नेचुरल है कि इसमें भी बॉडी जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, लेकिन इसमें जो पाथ आपका आएगा, जो इसमें पाथ होगा वो हाइपरबोला होगा। तो लिख दें, बॉडी अगेन escapes but now the path is a hyperbola। now the path is a hyperbola। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो क्लोज्ड पाथ होगा, और अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, इसमें जब एस्केप आउट कर जाएगा तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये सिस्टम से बाहर चली जाएगी। तो हमने इन केस में आपको जो है वो स्टडी कराया है कि डिफरेंट जो है वो पाथ प्रोजेक्टाइल के जो है, जब हाइट से आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा,
काइनेमेटिक्स का अलग मैटर था, काइनेमेटिक्स में कम हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें पैराबोलिक पाथ था, लेकिन ये बॉडी को जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाकर और उसको वेलोसिटी दे दी। ये डिफरेंट उसके पाथ हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, सिंक्रोनस सैटेलाइट, सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लिखिए, इफ द पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट is 24 hours and it is revolving in the same direction in which earth is rotating west to east, then such a satellite will stay over the same place in the sky of the earth. A satellite which apparently stay over the place on the earth is called synchronous satellite and its orbit is called as a parking orbit. Such satellite are used as relay station, वो आपको मालूम है कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। Such satellites are used as a relay station for transmission of TV signal। और भी एटमॉस्फेयर वगैरह के जो स्टडी के लिए आपको मालूम है जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर से अगर किसी जगह से आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया और वो जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है और इसके साथ साथ रिवॉल्व करेगा तो नेचुरल है कि उसी रीजन के पास रहेगा। जब मान लीजिए सैटेलाइट से क्या है कि सिग्नल जो यहाँ से जाते हैं उनको कैच करके फिर उनको रिले कर देता है। तो जब रिले स्टेशन का काम करते हैं तो जब रिले करेगा तो ये ऐसे एरिया को कवर कर लेता है। दूसरी बात, अर्थ के साथ साथ में ये रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि जिस कंट्री से या जिस एरिया से आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे वो उसी के ऊपर स्टे करेगा क्योंकि साथ साथ रिवॉल्व करेगा अर्थ। ठीक, अब इसकी आप प्रॉपर्टी नोट करें, लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखें हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो जो हाइट हम निकालेंगे सैटेलाइट की, जो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है, आप टाइम पीरियड समझ गए 24 आवर है, वही फार्मूले का यूज करके जो आपने टाइम पीरियड का फार्मूला कल लेक्चर में ड्राइव किया था सैटेलाइट के लिए, उसी का यूज करेंगे। तो नोट करें T इज इक्वल टू 2 पाई, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R क्यूब अपॉन GM। T इक्वल्स 2 पाई रूट R क्यूब अपॉन GM, और R आपको मालूम है कि R प्लस H के इक्वल होता है। इसमें T को 24 आवर, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 आवर में 60 मिनट और इसमें 60 सेकंड। कैपिटल G की वैल्यू आपको मालूम है, अर्थ का मास आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो H को आप डायरेक्ट नोट कर लें और लर्न भी रखना, ये जो हाइट आती है आपकी नियरली वो 42,000 और 200 किलोमीटर आती है। और ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है ये H का नहीं है, ये R आ रहा है, 42,200 किलोमीटर। पहले जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें स्मॉल r निकलेगा और स्मॉल r को क्या करें, R प्लस H रख दें। अर्थ की रेडियस जो है वो नियरली 6370 किलोमीटर है। तो जब H आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो है वो रेडियस को माइनस कर देंगे, 42,200 किलोमीटर और 6370 को इसमें माइनस कर दें और डायरेक्ट लर्न रखना वैल्यू को, तो 35,830 किलोमीटर।
ठीक, इसको आप नियरली अगर लर्न करना चाहें तो 3600 किलोमीटर को लर्न कर सकते हैं। 36,000 किलोमीटर आप लर्न कर सकते हैं। तो इतनी हाइट पर जो है वो आपका सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनकी हाइट होती है। वैल्यू यहाँ पर अगर ये लर्न होगी और आता भी है तो आप डायरेक्ट रख के इसको निकाल सकते हैं। ठीक, सेकंड लिखें वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक, हाइट समझ गए होंगे 35,830 किलोमीटर, नियरली 36,000 किलोमीटर आप इसको लर्न कर लें। ओके, अब आप हेडिंग डालें वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये जो हम प्रॉपर्टी नोट कर रहे हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए नियरली हैं। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम, डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन t। ठीक, इसमें स्मॉल r की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं और टाइम पीरियड आपको मालूम है 24 आवर। तो ये नियरली 3.1 किलोमीटर 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। तो वेलोसिटी नोट कर दें v 2 पाई r अपॉन t और उसमें वैल्यू पुटअप कर दें नियरली 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट नोट करें प्लेन ऑफ ऑर्बिट। प्लेन ऑफ ऑर्बिट, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन रहता है। ठीक है, वैसे पोलर वाले भी होते हैं वो आउट ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन भी रहते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपका जो है वो प्लेन ऑफ, जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन में रहेगा। लिखिए, ए सैटेलाइट विल नॉट हैव a satellite will not have a stable orbit if plane of orbit does not pass through the center of the earth। यानी ऑर्बिट का प्लेन अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। if the plane of orbit does not pass through the center of the earth, there must be centripetal force directed towards the center। Therefore, geostationary satellite must be in the equatorial plane। Geostationary satellite must be in the equatorial plane। ये है इक्वेटोरियल प्लेन इसके ऑर्बिट में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन। डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन, देखिए अर्थ रोटेट्स from west to east with period 24 hour and angular velocity 7.27 into 10 raised to power minus 5, 7.27 into 10 raised to power minus 5 radian per second। Satellite must revolve from west to east so that relative angular velocity will be 0। यानी अर्थ के साथ साथ एंगुलर स्पीड होनी चाहिए, यानी relative angular velocity will be 0 and satellite appears stationary। ठीक, तो डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी, उसकी टाइम पीरियड, ये सभी पॉइंट आप जो है वो लर्न रखना। अब आप हेडिंग डालें वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं इनमें आपको वेट का फीलिंग नहीं होता है। देखिए, अगर 11th एग्जाम के उसमें आपका सिलेबस में है तब तो इसको आपको प्रॉपर उसमें करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा मेथड हम डायरेक्ट भी आपको समझा देंगे। आप उसमें हेडिंग डालें वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। लिखिए, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m, स्मॉल m लिखना। सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m is revolving around the earth with speed v0 in an orbit of radius r, स्मॉल r लिखना, सेंटर से डिस्टेंस है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स
is provided by the gravitational force। ये आपको फार्मूला मालूम है। तो G सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स GMM अपान R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स इससे प्रोवाइडेड होगा। मास से हमको कट कर दें, ये आपको मालूम है इक्वेशन, आप ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं। यानी इसमें हमने अर्थ का मास ले लिया है। ठीक, अब देखेंगे जो बॉडी अंदर रखी है उसके ऊपर नेट फोर्स कैसे निकालें। देखिए, इफ देयर इज ए मैन ऑफ मास m डैश इनसाइड द सैटेलाइट, मैन का मास m डैश ले लिया है, ठीक है, m डैश इनसाइड द सैटेलाइट, he is acted upon by two forces, he is acted upon by two forces, number one gravitational force, number two रिएक्शन R, नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन R, और जो नीचे लिखे नेक्स्ट लाइन में नेट फोर्स ऑन द मैन, कितना होगा नेट फोर्स उसके ऊपर, GME डैश, ठीक, अपान R स्क्वायर, और रिएक्शन R, ये रिएक्शन हमने R ले लिया, ये नॉर्मल आप चलो R ले लें, R ध्यान रखना या रेडियस नहीं है अर्थ की, ठीक है ना। यहाँ पर ये R जो है वो रिएक्शन है, जो कि नॉर्मल आप लेते हैं N से भी लिखते हैं, रिएक्शन ऑन मैन, ठीक है ना। तो ये नेट फोर्स उसके ऊपर लगेगा, और जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड है। ये किधर होना चाहिए नेट फोर्स, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। लिखिए, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट एंड is the necessary centripetal force on the man. It is directed towards the center of orbit and is necessary centripetal force on the man. इसका मतलब है कि ये जो फोर्स आपने F निकाला है, ये फोर्स इज इक्वल टू ma होगा, ठीक, यानी कि m डैश a, यानी m डैश और इसके ऊपर v स्क्वायर बाई आर, वो आपको मालूम है mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये वही ले रहा है जो v नॉट वहां पर है, क्योंकि मैन के साथ साथ, मैन सैटेलाइट के साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अब m डैश को इसमें जरा डिवाइड कर दो, तो GME अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान m डैश इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई आर, m डैश से डिवाइड कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, वी नॉट स्क्वायर अपान आर की वैल्यू GME अपान आर स्क्वायर है, चलो वहां पुटअप कर दो, तो GME अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान m डैश इज इक्वल टू, ये भी वैल्यू हो गई GME अपान आर स्क्वायर इस इक्वेशन से। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और r इज इक्वल टू 0 हो गया। आपको ध्यान होगा, हमने न्यूटन्स लॉ में आपको बताया था कि किसी जो वेट हम फील करते हैं वो नॉर्मल फोर्स होता है, और नॉर्मल फोर्स 0 आ गया रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी वेट की फीलिंग उसके अंदर नहीं होगी, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर आप और इस चीज को समझ लें, वो बहुत सिंपल सी बात है कि सैटेलाइट के अंदर कोई भी अगर मैन या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो सैटेलाइट के साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अगर 11th सिलेबस में नहीं है तो इसको प्रॉपर चैनल में ना करके आप इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से इसको समझ लें कि जो सैटेलाइट है, जैसे आपका अर्थ सरफेस है, अभी इसको हम बना के आपको दिखाते हैं डायग्राम में। क्योंकि सैटेलाइट का कोई अपना वेट नहीं है, ठीक है ना, और अपना मास या वेट न होने की वजह से कोई खास उसका मास नहीं है, तो वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम पर क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ये कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है और इसके अंदर अगर कोई भी बॉडी रखी हुई है तो इसमें ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। ये सैटेलाइट के अंदर, ये अर्थ हमने बनाया है सेंटर, ये आपका रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके अंदर कोई भी बॉडी होगी
उसमें आर ऊपर को रिएक्शन लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, जी जितना इस पर लगेगा उतना ही सैटेलाइट पर लगेगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पर जब आप इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड होगा, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू अगेन एम जी लिखेंगे, क्योंकि नेट फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। तो इसमें नेचुरल है ये दोनों कट के आर जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो अपना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है ना? आप जी डैश ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका कुल मिला के मीनिंग ये है कि सैटेलाइट के अंदर वेट की फीलिंग नहीं होती है। इसके अलावा उन पॉइंट्स पर भी जहां पर दो अर्थ के और किसी और प्लेनेट के सिस्टम के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, वहां पर भी फीलिंग नहीं होगी वेट की। ठीक, तो यहां पर नीचे नोट कर दें, Hence, man feels his weight zero if he stands on spring balance. The balance will read zero. If we suspend a body by a string, no tension will be produced in the string. कोई टेंशन स्ट्रिंग में नहीं होगी. No tension will be produced in the string. Spaceman cannot take water from a glass, because on tilting the glass, water coming out of it will float in the form of drop. Will float in the form of drop. Drop के फॉर्म में फ्लोटिंग करने लगेगा. इसी में लिख देना, a person on the moon does not feel weightlessness because moon has a large mass and exert a gravitational force on the person. मून जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्रिएट करेगा. ठीक है, तो वेटलेसनेस जब आप फ्री फॉल हो अंडर ग्रेविटी तो तब भी फील होता है वेटलेसनेस आपको, तब भी आप एमजी से डाउनवर्ड आते हैं. सैटेलाइट में फील करेगा और वहां भी फील करेगा जहां दो बॉडी का जो है वो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ओके, अब आप इसमें हेडिंग डालें, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. देखिए, हम मास को दो तरह से यहां पर डिफाइन करते हैं. एक तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए से, और एक ग्रेविटी फोर्स से भी डिफाइन करते हैं जो एम जी फोर्स लग रहा है उससे. ठीक, दोनों की वैल्यू अर्थ सिस्टम में एक ही आती है. ठीक, आप पहले वहां पर लिखें, हेडिंग डाल दी होगी इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. तो पहले इनर्शियल मास लिखें. देखिए, इनर्शियल मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शियल मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड. फोर्स अप्लाइड टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो इनर्शियल मास है वो इनर्शियल मास स्मॉल एम से फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन. ठीक, हम इससे इसको डिफाइन करते हैं. मास इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, उसी से नोट कर लिया. ठीक, अगर ए 1 हो तो नेचुरल है मास एफ के इक्वल हो जाएगा. तो इसमें नोट करते हैं, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स required to produce unit acceleration in the body. Required to produce unit acceleration in the body. A को 1 ले लें तो मास F के इक्वल हो जाएगा. यानी inertial mass of a body is equal to the magnitude of external force required to produce unit acceleration in the body. फिर लिखें gravitational mass. लिखिए, gravitational mass of a body is related to gravitational pull on the body and is defined by Newton's law of gravitation. And is defined by Newton's law of gravitation. If a body of mass m, mg लिख देना. If a body of mass g लगा देना. Body of mass mg is placed on the surface of earth
देन ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी इज गिवन बाई, फार्मूला आपको मालूम न्यूटन्स लॉ का, F इज इक्वल टू GMM अपान R स्क्वायर। यहाँ E लिख दे रहा है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, अर्थ का रेडियस। ठीक, इसमें अगर आप mg को निकालेंगे तो FRE स्क्वायर, कैपिटल R लिखना, डिवाइडेड बाई ये mg निकाल लें GM। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं GM अपान RE स्क्वायर, और ये इंटेंसिटी होती है इसलिए इसे हम F अपान I भी लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है GM अपान RE स्क्वायर, इसलिए आप F अपान I लिख सकते हैं। इस फार्मूले से इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 हो तो ग्रेविटेशनल मास फोर्स के इक्वल होगा। नोट कर दें नीचे, ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, gravitational mass of a body is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by body in a gravitational field of unit intensity, in a gravitational field of unit intensity। वो इसी से डिफाइन कर लिया, आई को 1 रख दिया तो ग्रेविटेशनल मास F के इक्वल हो गया। नेक्स्ट लिखें कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, यूनिट सेम लिख दो, बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट। Second, both are scalar quantities. Both don't depend, third point, both don't depend on the shape and state of body. Shape, size वगैरह पे डिपेंड नहीं करते हैं, shape and state of the body. Fourth point, gravitational mass is measured by, ये जरूर ध्यान रखना fourth point, gravitational mass is measured by spring balance, whereas inertial mass is measured by inertial balance। और लास्ट में लिख देना both are equivalent to, both are equivalent to each other, both are equivalent to each other। तो हमने इसमें अभी आपको ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, वेटलेसनेस और डिफरेंट पाथ जो आप h हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे उनके पाथ के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट में एक दो क्वेश्चन लेना चाहेंगे इस आर्टिकल में। लिखिए आप क्वेश्चन को, और अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए प्लेनेट हैज ए मास, ए प्लेनेट हैज ए मास ऑफ 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, यानी एक प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास से 8 टाइम्स है। ये अर्थ का मास m ले लिया, उसका 8 टाइम्स है। ठीक, एंड डेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि जो प्लेनेट है उसकी जो डेंसिटी है वो भी 8 टाइम्स डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी के 8 टाइम्स के इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट लिखें, इफ g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, if g is the acceleration due to gravity on the earth surface, then find the g dash on the planet, then find the g dash on the planet। देखिए स्मॉल g का फार्मूला gm अपान और रेडियस का स्क्वायर ये होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना हमारा मास इन्होंने दे दिया 8 टाइम्स, तो हम मास को तो लिख सकते हैं 8 टाइम्स,
डेंसिटी इसमें नहीं है। तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझें कि किसी भी जगह आप पहले इसमें रेडियस को डेंसिटी के टर्म्स में इसको रिप्लेस करें, ठीक। तो मास किसके इक्वल होता है? मास होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। हम अर्थ का मास लिख रहे हैं ई, यहाँ पर हमने जो ये वैल्यू लिखी है ये अर्थ के मास के लिए ही है, यानी अर्थ के लिए लिखा है, ठीक। हमें प्लेनेट पर निकालना है, तो यमी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अर्थ पर। इससे हम क्या करेंगे कि जो आर ई है ये इसको बाहर करेंगे, 3 me डिवाइडेड बाई 4 पाई और रो ई, ठीक। जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो तो डिवाइड करने से वैसे ही कट हो जाएंगे, तो आर ई कितना हो गया 3 me डिवाइडेड बाई 4 पाई रो ई होल पावर 1/3। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पावर में क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ओके। तो जरा देखें, तो G इज इक्वल टू कैपिटल G मास me डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 मास me 4 पाई रो ई होल पावर 2/3। अब यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें, हमें कांस्टेंट टर्म से लेना देना नहीं है, कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाते हैं डिवाइड में, हमें जी डेस निकालना है, तो हम केवल मास और डेंसिटी दो पर कंसंट्रेट करें। कैपिटल जी कांस्टेंट है, पाई 3 नंबर ये सभी कांस्टेंट हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर देख लें जी किस किस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जरा मास देखें, ऊपर ये 1 है और नीचे ये 2/3 है, तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 माइनस 2/3, इसका मतलब 1/3 आएगा, ठीक। समझ गए होंगे बात। ये हमने समझ लो कि एक जनरल फार्मूला ये अर्थ के लिए लिख लिया है हमने, बॉडी के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दें, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी भी आपकी जो है वो यहाँ पर जाकर न्यूमरेटर में चली जाएगी। ये डेंसिटी रो ई ये आपकी 2/3 आ रही है। बाकी आप इसमें चेक कर लें, अदर पैरामीटर यहाँ पर कांस्टेंट है। हमने ये क्योंकि अर्थ के लिए लिख लिया है। अब प्लेनेट के लिए क्या होगा, प्लेनेट के लिए जो जी होगा वो आपका प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर मास अर्थ का है, यहाँ पर मास किसका होगा कैपिटल एम का, ठीक। ये हो जाएगा 1/3, डेंसिटी हो जाएगी 2/3। एक ही बात है, हमने यहाँ अर्थ लगा दिया, वैसे जनरल बॉडी के लिए निकल आता है ये, ठीक। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो जी डेस अपॉन जी इज इक्वल टू, ठीक, ये दोनों न्यूमरेटर में है, तो मास m अपॉन एम ई होल पावर 1/3 इंटू डेंसिटी अपॉन रो ई होल पावर 2/3। और अब वैल्यू पुट अप कर दो, तो जी डेस अपॉन जी इज इक्वल टू m अपॉन एम ई 8 के इक्वल आएगा, 8 पावर 1/3, डेंसिटी भी 8 है, 8 पावर 2/3। अब 1/3 2/3 मिलकर 1 हो गया, तो ये 8 आ गया, इसका मतलब जी डेस इज इक्वल टू 8g, यानी कि ग्रेविटी जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। इसको जो सोल्यूशन का जो मेथड है उसको ठीक से समझें कि जो पैरामीटर हमको किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं हम उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर जो रेडियस था उसको डेंसिटी की जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो जिससे कि आप क्विक और जल्दी सोल्यूशन जो है वो ऑब्जेक्टिव में कर सकें। इस चीज को ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या दिए गए हैं, ठीक, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अर्थ के जो आपका सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस से यहाँ पर v वेलोसिटी 0 से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, तो सेंटर पर वेलोसिटी निकालनी है, सेंटर वो। वैसे ध्यान रखना, अगर इसको ड्रॉप करेंगे बहुत आगे चैप्टर में जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहां पढ़ाएंगे, ये वेलोसिटी 0 है तो ये ऐसे जम करती है, यहाँ नीचे आएगी तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी, ऐसे ऑसिलेट करती है। खैर हमारा यहाँ जो पर्पज है वो सेंटर पर वेलोसिटी निकालना है, ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक। लिख दीजिए फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीच द सेंटर। तो कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो
इस पॉइंट ए ले रहे हैं, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सेंटर पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर। काइनेटिक एनर्जी ए पर 0 है, पोटेंशियल यहाँ -gmm/r है, हमने नेचुरल है, कैपिटल एम आर समझ गए होंगे। काइनेटिक एनर्जी सेंटर पर 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो आपने यहाँ सेंटर पर ली है वो आप जरा बात समझ लें। आपने जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने ड्राइव कराया था वो अर्थ के सरफेस से बाहर के लिए है। आप एक फार्मूले पर जाना जिसमें हमने पोटेंशियल का फार्मूला लिखा है सॉलिड स्फीयर के अंदर कि वो सरफेस से 3/2 होता है, ठीक। उसमें मास मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। उसमें आप ध्यान देना तभी समझ में आएगा। यानी कि सेंटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -3/2 gmm/r होगी। जितना पोटेंशियल होगा मास मल्टीप्लाई करो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। आप फार्मूला भूल रहे हो तो वहां पर जाके चेक करें। तो -3/2 gmm/r इतनी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर होगी। इससे v निकाल लेंगे, इसको आप लेफ्ट में ले आए, ठीक, 3/2 को। तो ये हमारा 12 mv² इज इक्वल टू 12 mv² इज इक्वल टू ये 3/2 -1 हो जाएगा यानी 1/2, तो gmm/2r आ जाए। ये मास कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, ठीक। v इज इक्वल टू √gm/r आ गया, ठीक है। और ये वेलोसिटी पर ध्यान दें, हमारी वेलोसिटी √2gm/r स्केप वेलोसिटी होती है, या gm की जगह gr² भी लिख सकते हैं आप, √gr बना लो, ये भी आंसर में दिया जा सकता है। gr²/r ये दोनों कैंसिल हो गए तो √gr आया, और ये √2gr होती है क्या, स्केप वेलोसिटी। इसका मतलब ये स्केप वेलोसिटी का अपान √2 हो गई। ये कोई भी ऑब्जेक्टिव में दिए जा सकते हैं आप, ठीक। तो ये ध्यान रखना, और ये पॉइंट ध्यान रखना, अर्थ के अंदर किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो पोटेंशियल के फार्मूले में मास को मल्टीप्लाई कर दें बॉडी के, वो निकल आएगी अंदर कितनी होगी, ठीक। तो पोटेंशियल सरफेस पर जो हमने लिया था उसका 3/2 होता है सेंटर पर, उसमें मास मल्टीप्लाई करो तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, 11th का ये पोर्शन लगभग सिलेबस का इस टॉपिक तक क्लोज हो चुका है। अब हम इसमें कॉम्पिटिटिव के कुछ आर्टिकल बाद में डालेंगे। ओके।